मेरे प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 22 फरवरी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें हम 2 महीने के अंदर रसायन विज्ञान की तैयारी करेंगे। आप अगर अभी से लग जाएंगे तो 2 महीने में आप पूरे रसायन विज्ञान की तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो साथियों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर वैद्युत रसायन। आइए जानते हैं कि वैद्युत रसायन होता क्या है। तो ये रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है। ये ब्रांच ऑफ क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक होता है सेल। सेल क्या होता है? सेल कहते किसे हैं? तो ये परिवर्तन करने का काम कौन करता है? सेल। सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम करता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? सेल करता है। या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है? तो सेल करता है। सेल क्या है भाई? वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है। सेल वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है? परिवर्तित करने का काम करती है। यानी कि इसको बदलने का काम करती है कौन? सेल। और इसके आधार पर, कार्य के आधार पर सेल को 2 वर्ग में बांटा गया है। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनी सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो सेल के प्रकार, सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय सेल। अपघटनीय सेल, सॉरी, यानी कि सेल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल और एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल। आइए पढ़ते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है। वैद्युत रासायनिक सेल वैद्युत रासायनिक सेल क्या करता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह किसको? रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम कौन सा सेल करता है? वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा
डेनियल सेल, या इसी को गैल्विनो सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? वैद्युत अपघटनी सेल, यह वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। यह वैद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ये समझ में आ गया। वैद्युत रसायन में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और जो ये काम करता है, परिवर्तन करने का काम करता है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करती है, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इसके कार्य के आधार पर सेल को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वैद्युत रासायनिक सेल और दूसरा विद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी कि हम उसके अंदर कुछ केमिकल डालेंगे और केमिकल के अंदर रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी और विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, विद्युत धारा बहने लगेगी। ठीक। वैद्युत अपघटनी सेल क्या होता है? जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। हम उसको वैद्युत ऊर्जा देते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि डेनियल सेल क्या होता है, गैल्विनो सेल क्या होता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते। साथियों, हम लोग पढ़ेंगे गैल्विनो सेल। ठीक है। और गैल्विनो सेल देखिए, सेल जो होता है वह 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, यानी कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। और जो एनोड और कैथोड होता है ना, उसको हम अर्ध सेल भी कह सकते हैं। अर्ध सेल फर्स्ट और अर्ध सेल सेकेंड। तो साथियों देखिए, जो सेल होता है वह 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। 2 हाफ सेलों से मिलकर के एक पूरा का पूरा सेल का निर्माण होता है। ठीक है, 2 अर्ध सेलों का निर्माण होता है। 2 अर्ध सेलों से सेल का निर्माण होता है। अब देखिए कि अर्ध सेल क्या होता है। अर्ध सेल कहते किसे हैं? तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं। जैसे अगर कापर धातु का छड़ है तो उसको हम कापर सल्फेट के विलयन में डुबो दें। ऐसे ही जिंक धातु का छड़ है तो हमको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दें। आयरन का छड़ है तो आयरन सल्फेट के विलयन में डुबो दें। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तो एक अर्ध सेल का निर्माण हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कापर का छड़ है, तो हम इसको कहाँ लटका देंगे, कहाँ डाल देंगे? कापर सल्फेट के विलयन में, कापर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे। ये क्या बन गया? ये हो गया अर्ध सेल। ऐसे ही हमारे पास अगर जिंक धातु का छड़, तो हम इसको कहाँ डुबो देंगे? हम इसको डाल देंगे जिंक सल्फेट के विलयन में। तो जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं तो किसका निर्माण होता है? अर्ध सेल का निर्माण हो जाता है। अर्ध सेल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, गैल्विनो सेल भी 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। यानी गैल्विनो सेल 2 अर्ध सेलों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और एक अर्ध सेल होता है आपका एनोड और दूसरा अर्ध सेल होता है कैथोड। अब देखिए, किसको हम एनोड मानेंगे और किसको कैथोड मानेंगे? तो देखिए, इसके लिए आप लोग याद रखेंगे, एक फार्मूला होता है लोन। ठीक है, लोन से याद रखेंगे। एल मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है। ओ मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसके सापेक्ष? तो इलेक्ट्रॉन को जो त्यागेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। और ए मतलब होता है एनोड और एन मतलब होता है निगेटिव।
ठीक है। तो देखिए लेफ्ट में जो होगा, जो अर्ध सेल लेफ्ट में होगा उसका क्या हम कराएंगे, ऑक्सीडेशन, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और उसको हम मान लेंगे एनोड। जो लेफ्ट में होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा उसको हम क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे और उस पर जो चार्ज रखेंगे हम उसका निगेटिव चार्ज होगा। उस पर जो चार्ज होगा वो क्या, कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, तो जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, या यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी, अधिक होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो अर्ध सेल है, एक कॉपर का और एक जिंक का, ठीक है। इसमें ये बताइए कि जिंक का और कॉपर का दो अर्ध सेल है हमारे पास, तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक है कि कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है। एक हमारे पास दो धातु है, एक है जिंक और एक है कॉपर, तो दोनों में क्रियाशीलता किसकी अधिक है, तो यहाँ पे जिंक की क्रियाशीलता अधिक है। तो जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, उसको हम क्या मान लेंगे कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और उसी को मान लेंगे एनोड, उसको रखेंगे कहाँ, किधर, लेफ्ट में रखेंगे और उस पर जो चार्ज होगा वह कैसा चार्ज होगा, निगेटिव। तो हम गैल्वेनो सेल बनाएंगे और इसमें दो अर्ध सेल लेंगे, एक जिंक का बना हुआ और एक कॉपर का बना हुआ। तो हम बताइए कि इसमें किसको हम लेफ्ट में रखें, यानी कि एनोड किसको माने, ठीक है, क्योंकि जिसको हम एनोड मानेंगे उसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी उसको हम क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। तो इसमें बताइए कि जिंक की क्रियाशीलता अधिक है कि कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है, तो जिंक की क्रियाशीलता अधिक है, तो इसको हम मान लेंगे एनोड, यानी कि इसका हम कराएंगे ऑक्सीडेशन और इसको हम क्या मान लेंगे, एनोड मान लेंगे। और जिसको हम एनोड मानते हैं उसको किधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। तो देखिए दो अर्ध सेल से मिलकर बना होता है गैल्वेनो सेल, एक होता है आपका जिंक का, आप कोई भी धातु ले सकते हैं लेकिन हम लोग जो लिए हैं वो जिंक धातु का लिए हैं, ठीक है। ये हो गया जिंक का छड़, जिंक धातु का छड़ है, ये जिंक धातु का छड़ है, ठीक। और इसको हम कहाँ रख दिए हैं, कहाँ डाल दिए हैं, इसको डाल दिए हम लोग Zn4 के विलयन में। आपने पढ़ा था कि अर्ध सेल कैसे बनता है, जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो क्या बनता है, अर्ध सेल बनता है। तो एक जिंक का अर्ध सेल हो गया, इसको हम लेफ्ट में रखेंगे। क्यों लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता अधिक है, और जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है उसको हम क्या मानते हैं, एनोड मानते हैं, उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसको किधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। तो राइट में किसको रखेंगे, जो कॉपर का होगा, ठीक है। जो कॉपर का छड़ होगा उसको हम ये कॉपर का हो गया, ये कॉपर का अर्ध सेल हो गया, इसको हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो करके इस अर्ध सेल को बनाए हैं, ठीक है। इसको हम लोग राइट में लिख दिए हैं, राइट में, क्योंकि जब इसको हम लेफ्ट में रखेंगे तो इसको, इस अर्ध सेल को किधर रखेंगे हम, राइट में। अब इन दोनों अर्ध सेलों को गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों अर्ध सेलों को, जिंक के अर्ध सेल और कॉपर के अर्ध सेल, दोनों को हम किसकी सहायता से जोड़ देते हैं, गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। लेकिन ये बताइए कि सर्किट तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, परिपथ अभी पूरा नहीं हुआ है। परिपथ को पूरा करने के लिए देखिए, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो फिर इधर से इधर कैसे आएगा, न तो आयन यहाँ से यहाँ जा पाएगा और न तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा पाएगा, तो परिपथ कंप्लीट नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए इन दोनों अर्ध सेलों को एक ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं। ब्रिज क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इन दोनों अर्ध सेलों को हम किसकी सहायता से जोड़ देते हैं, एक ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं, सेतु कहते हैं। इस ब्रिज में क्या भरा होता है, तो इसमें कोई लवण भरा होता है, जैसे KCl वगैरह भरा होता है, KCl NaCl वगैरह भरा होता है।
तो हम इसको एक ब्रिज की सहायता से जोड़ देते हैं और ब्रिज के दोनों किनारों पे आगर जेल भरा होता है। कौन सा जेल? आगर, या हाँ आगर जेल भरा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? हम लोग दो अर्ध सेल लिए हैं, एक जिंक का बना हुआ और एक कॉपर का बना हुआ। तो जिंक का जो अर्ध सेल है उसकी क्रियाशीलता क्या है? जिंक धातु है, उसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। तो इसको, इस अर्ध सेल को हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे और इसको हम मान लेंगे एनोड। इसको हम क्या मान लेंगे? एनोड। ठीक है, और इसको मान लेंगे कैथोड। आप इसको याद रखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से उसको डिजाइन कर सकते हैं आप। लेफ्ट में किसको रखेंगे? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। और उसको हम मानते हैं एनोड, और उस पर जो चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर जो होगा वो निगेटिव चार्ज होगा और इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि इसमें एनोड पर निगेटिव चार्ज और कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जो जिंक का छड़ होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि जिंक ठोस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में है। यह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। कौन? जिंक का छड़, और जिंक आयन बना लेगा और ये जो है अवक्षेप होगा। यह जिंक आयन कहाँ चला जाएगा? ये जिंक आयन जाएगा विलयन में। जिंक आयन कहाँ जाएगा? विलयन में, यानी कि यहाँ से निकल करके जो जिंक आयन होगा वह कहाँ जाएगा? विलयन में जाएगा। जिंक आयन किस में जा रहा है? विलयन में जा रहा है। कौन जा रहा है? जिंक आयन। ठीक है, पहले से देखिए जिंक सल्फेट में जितना जिंक आयन था उतना ही सल्फेट आयन था। अब इसमें क्या आ गया? जिंक आयन आ गया। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा। देखिए जो जिंक होगा ना, जिंक का छड़, वो जिंक आयन में टूटेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन किधर जाना शुरू कर देगा? कैथोड की तरफ। और जो जिंक आयन है ना वह कहाँ आ जाएगा? वह आ जाएगा किस में? विलयन में। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही कैथोड पर जाएगा, इस विलयन में से कॉपर आयन निकल करके, कॉपर आयन निकलेगा और कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। उधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उधर से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। और इसमें से, विलयन में से कौन? विलयन में से जो है विलयन में से कॉपर आयन निकल करके किधर जाएगा? कॉपर के छड़ पर, यानी कि कॉपर आयन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। ये कैसा है? ठोस अवस्था में है। और ये किस अवस्था में है? अवक्षेप है। ठीक है, ये होता है एनोड पर और ये होता है कैथोड पर। समझ में आ रहा है? हम इसको गैल्वेनोमीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद आगर जेल से जोड़ देते हैं। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो जिंक का जो छड़ होता है वह इलेक्ट्रॉन त्यागने लगता है, यानी कि जिंक आयन में टूट जाता है। इलेक्ट्रॉन किधर जाने लगता है? कैथोड की तरफ, यानी कॉपर के छड़ की तरफ जाने लगता है। और जो जिंक आयन होता है ना, टूटा हुआ जिंक आयन, वो किधर आ जाता है? विलयन में आ जाता है, जिंक सल्फेट के विलयन में आ जाता है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर आयन निकलता है और उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाता है। कॉपर आयन निकला और इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया और जुड़ करके क्या बना लेता है? कॉपर। यह कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, अब ये बताइए कि जब ये टूटेगा, ये छड़ टूटेगा तो ये पतला होता जाएगा, पतला होता जाएगा ना, ये पतला होता जाएगा। ठीक है, जिंक आयन में टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है
और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर आयन निकल रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके सॉलिड बना दे रहा है कॉपर, और यह कॉपर कैथोड पर एकत्रित होता जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में क्या बहने लगती है? धारा। ठीक है, यहाँ पे क्या बहना शुरू हो जाती है? धारा बहना शुरू हो जाती है। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाता है उसके विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है। ठीक है, अब देखिए जो लवण सेतु होता है उसका दो काम होता है। लवण सेतु का कार्य, दो कार्य होता है। पहला कार्य होता है कि ये सर्किट को कंप्लीट करता है, परिपथ पूरा करता है, परिपथ का पूरा करना। और दूसरा काम क्या करता है? दूसरा काम है इसका कि जैसे ही जिंक आयन इसमें आया तो ये बताइए कि यह विलयन कैसा हो गया? विलयन हो गया धनावेशित। क्यों धनावेशित हो गया? क्योंकि पहले जितना जिंक आयन था उतना ही सल्फेट आयन था, दोनों की मात्रा क्या थी? सेम थी। अब जिंक आयन इसमें आ गया तो जिंक आयन का प्रभाव पड़ गया, तो जैसे ही जिंक आयन इसमें आएगा यहां से देखिए इसमें आगरजेल है ना, आगरजेल में सॉरी इस लवण सेतु में क्या भरा है? लवण भरा है। तुरंत जैसे ही जिंक आयन आएगा यानी कि धन आयन आएगी इसमें, क्लोरीन आयन इसके साथ जुड़ करके, यानी कि जिंक आयन जैसे ही आएगा क्लोरीन उसके साथ जुड़ जाएगा और क्लोरीन आयन जुड़ करके क्या बना लेगा? ZnCl2, और ये ZnCl2 नीचे तली में बैठ जाएंगे। फिर वैसे ही इसमें क्या होगा? कॉपर आयन निकल गया, तो अब कॉपर आयन निकल गया तो कॉपर की संख्या कम हो गई, सल्फेट की संख्या ज़्यादा हो गई, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जितना कॉपर आयन होता है उतना ही सल्फेट आयन होता है। अब कॉपर आयन तो कैथोड पर चला गया है तो कॉपर आयन की संख्या कम हो गई है और सल्फेट आयन की संख्या ज़्यादा हो गई है, यानी कि विलयन कैसा हो गया है? ऋणावेशित हो गया है। इसको उदासीन बनाने के लिए क्या होता है कि तुरंत पोटेशियम आता है, और पोटेशियम आएगा, ठीक है, पोटेशियम आयन आएगा, उस सल्फेट आयन के साथ क्या कर लेगा? क्रिया कर लेगा, क्रिया करके क्या बना लेगा? K2SO4, और ये K2SO4 नीचे तली में बैठ जाएंगे। देखिए इधर जिंक आयन के आने से विलयन धनावेशित हो जाता है, और इस विलयन को उदासीन करने के लिए इस लवण सेतु में से ऋणायन आ जाता है। ठीक वैसे ही कॉपर आयन के कॉपर पर चले जाने के बाद यानी कैथोड पर चले जाने के बाद विलयन ऋणावेशित हो जाता है, और विलयन को उदासीन करने के लिए इधर से कोई धनायन आ जाता है, और धनायन आ करके ठीक है विलयन को कैसा कर देता है? उदासीन कर देता है। तो दो काम करता है, एक परिपथ का पूरा करना और दूसरा विलयन के उदासीनता को बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए एक कंडीशन ऐसा आता है कि यह एनोड यानी कि जिंक का छड़ पूरा टूट करके समाप्त हो जाता है, और जैसे ही जिंक का छड़ पूरा समाप्त होगा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाना क्या कर देगा? बंद कर देगा, क्योंकि अब हमारे पास जिंक तो है नहीं कि वह इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जिंक नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा कहाँ से? इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड तक जाएगा नहीं, और जब एनोड से कैथोड तक जाएगा नहीं तो कोई विद्युत धारा नहीं बहेगी। उसके बाद गैल्वेनो सेल काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। जैसे जैसे जब तक इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है तब तक इस सेल में क्या हो रही है? विद्युत धारा बह रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है? कि जिंक आयन में टूट रहा है, ठीक है, और कॉपर आयन निकल करके कॉपर में चेंज हो जा रहा है, यानी कि इसके अंदर इस सेल के अंदर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि केमिकल रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। रासायनिक प्रक्रिया के कारण एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या बह रही है? विद्युत धारा बह रही है। देखिए अब एनोड पर रिएक्शन हो रहा है ये वाला, और ये हो रहा है कैथोड पर। तो अगर सेल का पूरा रिएक्शन देखें तो दोनों को हम जोड़ देंगे, Zn2 प्लस ये हो रहा है किस पर? एनोड पर, और कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल जा रहा है, और ये हो रहा है किस पर? कैथोड पर। ये एनोड पर हो रहा है और ये हो रहा है कैथोड पर। पूरा का पूरा अगर सेल का रिएक्शन लिखना हो तो हम दोनों को जोड़ देंगे, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn
Cu2 प्लस एरो, ये हो जाएगा जिंक आयन प्लस कॉपर। ठीक है, ये हो गया सेल का, सेल की अभिक्रिया हो गई, पूरा का पूरा सेल का रिएक्शन हो गया। ठीक है, सेल की अभिक्रिया हो गई। अच्छा, अगर हम सेल को दिखाना है, सेल को प्रदर्शित करना है, ठीक है, तो प्रदर्शित कैसे करते हैं? देखिए, ये हो गया लवण सेतु, लवण सेतु को हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, इधर हो गया एनोड, एनोड पर चार्ज होता है निगेटिव, एनोड, और इधर हो गया कैथोड। ठीक है, इधर हो गया एनोड और इधर हो गया कैथोड, बीच में हम लगा देते हैं लवण सेतु, और एनोड पर जो चार्ज होता है निगेटिव और कैथोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज। जो एनोड हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा है, जिंक से जिंक आयन में चेंज हो रहा है, और कैथोड पर जो कॉपर आयन है वो किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में। तो हम किसी सेल को ऐसे डिनोट करते हैं, सेल को हमें प्रदर्शित करना होगा तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं। कल फिर इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।